नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। आइए आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ खबरों के साथ, जहां पर शुभेंदु राजवे योगी स्टाइल में अपराधियों का हिसाब हो रहा है। जो बड़ी खबर वहां पर बनी हुई थी 2 रोज से, बरुईपुर रेप मर्डर केस, एक छोटी सी बच्ची का दुष्कर्म और उसके बाद हत्या का मामला था और इसका एक आरोपी है प्रभास मंडल। उसका एनकाउंटर हो गया, प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस कल रात 12:45 पर प्रभास मंडल को क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने साथ लेकर के गई थी और यह बताया गया पुलिस के द्वारा कि इस दौरान वो पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। इतना नहीं, उसने पुलिस पर गोली भी चलाई और इसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। आरोपी प्रभास मंडल को गोली लगी, उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी मृत्यु हो गई। अब इस मामले में फिर टीएमसी जो है उसने वो कह रही है कि ये तो योगी मॉडल 2.0 है और पश्चिम बंगाल के अंदर अब कानून का राज नहीं चलता, जंगल राज है, मतलब एनकाउंटर पर भी पॉलिटिक्स। इससे पहले 5 जुलाई को इस मामले में एक मॉब लिंचिंग भी हुई थी, जब भीड़ ने दुष्कर्म के आरोपी या हत्या के आरोपी समझकर एक व्यक्ति को पीट कर उसकी हत्या कर दी थी और बाद में पता चला कि भीड़ ने जिस इंद्रजीत तांती नाम के शख्स को मारा था वो पूरी तरीके से निर्दोष था, उसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था। इस मामले में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि एक और आरोपी कबीर मुल्ला, उसको नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट से गिरफ्तार किया गया है। बच्ची के साथ रेप और फिर उसका मर्डर करने के मामले में अब ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ चुकी है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पीड़िता के फेफड़ों में गंदा पानी मिला, मतलब पानी में फेंके जाने तक वो जिंदा थी। सोचिए कितना जघन्य हत्याकांड है ये। नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के कई निशान मिले हैं, उसके सर पर गहरे घाव के निशान हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत की वजह बहुत ज्यादा खून बहना और डूबने से दम घुटना हो सकता है। लेकिन इस एनकाउंटर पर कैसे राजनीति हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एनकाउंटर को जंगल राज बताया और कहा कि बंगाल के लोग अब नए बंगाल का स्वागत कीजिए जो अब यूपी 2.0 बन चुका है। ये महुआ मोइत्रा का पोस्ट है। उनके और सीनियर सांसद जो हैं उनका स्वागत रॉय, उन्होंने भी कहा कि किसी भी सूरत में एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए था। जब पकड़ा ही गया था, वो पुलिस की गिरफ्त नहीं था, उसने भागने के प्रयास में और गोली चलाई तब उसका एनकाउंटर किया गया। उनका कहना है कि हर हाल में उसको न्याय अदालत से ही मिलना चाहिए था। तो इस पर अब लोग बात करते हैं क्योंकि कल भी इस प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी। समीर जी ने भी थोड़ा गुस्से में कहा था कि ऐसे आरोपियों को तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब एनकाउंटर तो हो गया, अब ये एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाएंगे, ये भी ठीक है, लेकिन जब तक कोई बात पुख्ता और कोई और वर्जन सामने ना आए तब तक आपको पुलिस की बात पर यकीन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पुलिस कह रही है कि आरोपी ने हथियार छीना और उसने गोली चलाई पुलिस के ऊपर, इसलिए हमको एनकाउंटर करना पड़ा। चलिए समीर जी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि समीर जी ने कल इस बात को कहा था। देखिए तो आज एनकाउंटर भी हो गया। नहीं, पुलिस ने बताया कारण कि भाई मतलब पुलिस उसको पकड़ कर लेकर आ रही थी, लेकिन इस तरह के जो अपराधी होते हैं, इस तरीके से जो राक्षस होते हैं, जो वो ना किसी महिला का सम्मान करते हैं ना पुलिस कस्टडी में आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से हरकत करने की कोशिश की कि पुलिस के हथियार छीन कर हमले की, तो पुलिस ने बताया कि उसको मार दिया गया। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से लोगों का यही यश होता है कि जो इस मानसिकता के लोग होते हैं, इतना जघन्य हुआ है कि उस बेटी को मतलब उसने वो जिंदा थी, उसके बाद उसको बोरे के अंदर बंद किया गया, उन्होंने उसकी सांसें चल रही थी, उसके बाद पानी में फेंक दिया, तो पानी में डूबकर उसकी मौत हुई है। मतलब दिल दहलाने वाली, मतलब पड़ा तो कितना दर्दनाक ये पूरा वाकया था। उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से काम किया और सम्राट बात कही थी कल, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, बिल्कुल पानी में फेंके पानी के कारण ही मारी गई है वो, और ये इतना दर्दनाक था। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन एक वो गलत हुआ कि जिस व्यक्ति का कोई लेना देना था, भीड़ ने उसको पकड़ के पीट के उसको मतलब उसको मॉब लिंचिंग हुई, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस मामले में जब भीड़ मतलब आक्रोशित होती है, गुस्से में होती है, तो परिवार के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग वो उनको मतलब सुध-बुध खो बैठते हैं। तो जिस पे शक होता है, जो मिल जाता है, इनको लगता है यही है, तो उसको वो सुनते नहीं, मार देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हुआ है, एक नर पिशाच देखिए लोग जो टीएमसी कह रही है, और यूपी में भी जब भी कभी कोई एनकाउंटर हुआ ऐसा मुझे याद आ रहा है, एक तेलंगाना का मामला था, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे और उसमें तो 3-4 आरोपी थे, हत्या के आरोपी, उनका कुछ घंटों में एनकाउंटर कर दिया गया था। तो इसको अब लोगों की भावनाओं को, गुस्से को शांत करने के लिए ऐसा पुलिस करती है या सरकारें जो है पुलिस को छूट दे देती हैं ऐसा करने की, ये आरोप लगते हैं जो बंगाल में भी लग रहे हैं। लोगों की भावनाओं को शांत करने से ज्यादा समाज को सुधारने का, ये वो दानव, ऐसे दानव लोग सुधर नहीं सकते। आप उनको जेल में भेजोगे, वो जेल में हत्याकांड करेंगे, जब बाहर निकल के आएंगे सजा नहीं होगी, तमाम तरह से बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग समाज में बोझ है, ऐसे लोगों से जितने जल्दी आप अभी भी मानते हैं जिन भी परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ ठीक हुआ? बिल्कुल, ये रेस्ट ऑफ द रेस्ट केस
केस में आता है, ये नॉर्मल मामला नहीं था। इस मामले में पुलिस ने बिल्कुल एकदम ठीक मैं किया। आपको शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का बयान सुनवाता हूं। विजय त्रिवेदी जी भी आगे हैं प्रोग्राम में, सर स्वागत है आपका। शुभेंदु अधिकारी कल पीड़ित परिवार से वो मिले भी थे और उन्होंने डीजीपी को 3 दिन का वक्त दिया था और कहा था 3 दिन में जांच पूरी करके मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। साउथ 24 परगना के बरुईपुर इलाके में शनिवार को इस बच्ची को किडनैप किया गया था और इसके बाद बच्ची की लाश तालाब से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें गैंगरेप की पुष्टि हो गई। शुभेंदु अधिकारी शुरुआत से इस मामले पर बहुत सख्त थे। उन्होंने कहा था कि हम अदालत में भी आरोपियों के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करेंगे और डेथ पेनल्टी की मांग की नौबत नहीं आई। हालांकि और आरोपी हैं इस केस में और 3 और आरोपी हैं जो पुलिस के पास हैं। एक का एनकाउंटर हुआ है और जो मॉब लिंचिंग में व्यक्ति मारा गया उस घटनाक्रम में भी कई गिरफ्तारियां की हैं। उसके बारे में भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा था ये मॉब जस्टिस भी हम नहीं चलने देंगे। सुनते हैं एक बार उनकी बात। যত পুলিশের গাড়ি ভেঙেছেন, রেল লাইন উপড়েছেন, প্রায় অ্যাপ্রক্স 200 আইডেন্টিফাইড হয়েছে, প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে 4 জনের মধ্যে 3 জন ধরা পড়েছে, আরেকজনকে ধরতে হবে, ওটা আমরা করছি। রিগার্ডিং কম্পেনসেশন, রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা দুটো পরিবারের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা কিছু কথা আমাকে বলেছে। আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিपोर्ट देवें। क्या कहेंगे इस पर विजय जी? एनकाउंटर पर कल भी बात हो रही थी, एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो घटना हुई वो तो बहुत ही दर्दनाक है, उसमें तो कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता कि इतना दरिंदगी वाला मामला है, गंभीर मामला है। बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद जो दूसरा भी हुआ कि मॉब लिंचिंग हुई, वो भी घटना दुखद है, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ही मानता हूँ कि कानून का राज है ना हमारे यहाँ, तो वो जो कानून का राज है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और यदि ऐसे किसी भी नाराज़गी में किसी भी चीज़ पर एनकाउंटर कर दें तो फिर तो कोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये तो कंगारू को तो कैविएट तो देना ही पड़ेगा ना सर। कैविएट क्या? एनकाउंटर ही गलत है, इसमें कैविएट क्या है? नहीं, अब एनकाउंटर तो कई परिस्थितियों में करना हाँ, वो अगर मजबूरी भी हो जाती है। तो वो ऐसा पुलिस तो मजबूरी ही बताती है ना सर। ठीक है, वो ठीक है। चलिए इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर गलत है हाँ। तो भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पुलिस को बचना चाहिए हमेशा ही एनकाउंटर से, और एनकाउंटर कहीं नहीं ले जाते आपको। क्या उससे अच्छा चलिए आज हो गया तो अगले 5 साल बंगाल में कोई बलात्कार नहीं होगा, इसकी गारंटी है? सर उसके इससे कुछ बाकी लड़कियां बच जाएंगी ना कम से कम। नहीं, वो तो फांसी होती, वो जेल में होता तो उससे तो कोई दोबारा एनकाउंटर नहीं होने वाला था, मतलब उससे तो कोई बलात्कार दोबारा नहीं होने वाला था। मुद्दा यह है कि हमको सोचने की ज़रूरत होती है। हम बहुत उसमें रहते हैं कि गुस्से में, और मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई भी देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। कानून में जो सज़ा हो वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा हो, फांसी होनी चाहिए। मैं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की तरह भी उसको देखता हूँ, और बहुत गंभीर मसला है। लेकिन जब भी हम ऐसे मसलों पर ये सवाल खड़ा करते हैं तो लोग समझते हैं कि आपको तो तकलीफ नहीं है इस बात की। नहीं, वो ठीक है सर, वो बुनियादी तौर पर कोई किसी समाज में ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको 1% भी सपोर्ट नहीं किया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे अभी 2 दिन पहले के अखबार के आप गूगल करेंगे, आपको खबर मिल जाएगी। मैं जगह भूल रहा हूं किस जगह का मामला है। सेम केस, बच्ची के नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोपी बाहर आता है, जेल से बाहर आता है, बेल पर आया। कैसे बाहर आया? उसने बेल बाहर आने के बाद फिर वही काम किया एक और बच्चे के साथ, फिर पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में डाला। और वो क्या कहता है पुलिस से, छपी हुई खबर है, आप गूगल कीजिएगा इसको, अभी इसी हफ्ते की। वो कहता है कि मैं जब भी बाहर निकलूंगा मैं फिर करूंगा ये, मैं जब बाहर आऊंगा मैं ये काम करूंगा। ऐसे भी लोग हैं सर। 60% ऐसे होते हैं, 60%। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इसको। हाँ, नहीं, मैं आपकी राय के साथ हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार, अच्छा, इस मामले में आप कोई धर्म भी नहीं पूछ रहा। मैंने आपको बताया था कि इसमें धार्मिक एंगल भी खोजा जा रहा था, क्योंकि वो अच्छी बात है जी, ठीक है। आप कोई पूछ नहीं रहा कि जो मारा गया उसका धर्म क्या है। रिवर्स कर, अगर ये मामला रिवर्स होता तो जरूर पूछा जाता। खैर, एक इसी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जब नेता लोग जब जाते हैं मिलने के लिए ऐसे परिवारों से, तो आमतौर पर कभी हमने नहीं देखा कि बहुत ज्यादा उनके साथ जी उज्जत होती है। इस मामले में वो भी हुआ, जब खास तौर पर ये जो बागी गुट के लोग हैं, जिस ऋतुव्रत बैनर्जी वो भी गए थे, उनके साथ सायोनी घोष यहाँ की सांसद है। अब ममता जी का साथ छोड़ के दूसरी तरफ चली गई। जब ये यहां पहुंचे तो इनका खूब विरोध हुआ।
लोगों ने बेईमान बेईमान के नारे लगाए इनको देख करके। ऋतुव्रत बनर्जी को तो किसी तरह गाड़ी में बैठाना पड़ा पुलिस को, और शालिनी घोष चूंकि सांसद हैं तो वो लोगों के बीच में गई। आप देखिए जरा लोगों ने कैसे उनका विरोध किया। बेईमान बेईमान के नारों से लोगों ने जो है उनका विरोध किया है, शालिनी घोष का और ऋतुव्रत बनर्जी का। देखिए ऋतुव्रत बनर्जी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, फिर सिक्योरिटी उनको जो है किसी तरह से वापस लेकर के गई। त्रिपाठी जी, नहीं, भला हुआ, ऐसे लोगों के साथ और क्या व्यवहार होना चाहिए। ये भला हुआ शालिनी घोष और ऋतुव्रत इसी के हकदार हैं। और इससे एक चीज़ और साबित हुई, जो कहा जा रहा था कि देखो अंडे जो है वो सिर्फ उसी गुट को पड़ रहे हैं, यानी जो ममता के साथ हैं। तो उनको भी समझ में आया होगा कि बंगाल के लोगों का गुस्सा जिनके जिनके ऊपर है वो उनको बख्शते नहीं हैं। आप बीजेपी के साथ आते हुए दिखें या ममता जी के साथ आते हुए दिखें। और शालिनी घोष कलाकार हैं, मैं मतलब ऐसे पीड़ा के वक्त में ये सब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो कलाकार हैं। वो दिख रहा है कि वो किस तरह की कलाकारी करने वहाँ गई हुई हैं। और वो बढ़िया, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उस तरह से श्वेत परिधान धारण करके वही सब स्टाइल, और कोशिश करती हैं वो जो है ममता बनर्जी को कॉपी करने की। तो ठीक है, उनकी नेता रही हैं तो हो सकता है वो सब चक्कर हो। लेकिन एक चीज़ पर थोड़ा सा बात होनी चाहिए। कल जब समीर जी ने कहा तो मैंने उसको बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था और कहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी जो जरा सा भी सेंसिटिव होगा, ह्यूमन होगा, वो कहेगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा पापी नरपिशाच जिन स्थितियों में मारा गया हो, या तो कोई कहे कि नहीं उसको पकड़ के मार दिया गया एकदम से, या उसको हो सकता है कि डर लगा हो, वो भागा हो, कुछ तो स्थितियां हो सकती हैं। तो हमें तो एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस को देना चाहिए इस मामले में। वो कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस ने किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी निर्दोष को मार दिया है। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये आदर्श स्थिति है, लेकिन वो आदर्श स्थिति समाज की भी होनी चाहिए कि वहां कोई किसी छेड़खानी भी न करे। यहां तो उसने जो दरिंदगी की है वो अपराध है, और मैं फिर कह रहा हूं ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। हालांकि अच्छा होता कि फांसी पर उसे न्यायालय के जरिए चढ़ाया जाए। वो तस्वीरें ले लीजिए जरा जो तालाब में तलाशी चल रही थी, क्योंकि उस तस्वीर में वो आरोपी दिख रहा है, उसमें बंडल जो है वो लेकर। ठीक, आप कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन में, आइडियल में वही ठीक रहता है कि आप उसको न्यायालय ले जाइए और फांसी दिलवाइए, जल्दी से जल्दी दिलवाइए, 10 दिन में 20 सामान्य आइडियल। लेकिन चूंकि आदर्श स्थितियां तो है नहीं, और मैं बार बार कहता हूं कि एनकाउंटर के पक्ष में मैं भी नहीं हूं। बस विजय जी और हमारे में एक मतलब सीधा सा फासला ये है कि वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ऐसे अपराधी जो अभी, जैसे आपने एक घटना सुनाई, ऐसे मैंने कई पढ़ी हुई है कि वो निकल कर आया, लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जमानत मिली, तेजाब फेंक दिया, कोई आया हत्या से निकला, जमानत मिली, योगी मॉडल बताया गया ना इसको टीएमसी की तरफ से। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है ना। आपको लग रहा है तो आप योगी मॉडल बताइए। मॉडल की कोई बात नहीं है ना इसमें। टीएमसी ने कहा कि टीएमसी ने कहा होगा, वो अलग मॉडल लागू कर दिया आपने। भाई हर समस्या का समाधान एनकाउंटर कर दो सर। नहीं सौरभ जी, देखिए ऐसा है कि अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि रेप उसी ने किया था, और ये पुलिस की कहानी है। पुलिस सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, इसको कौन प्रमाणित करेगा? कोर्ट करेगा। दूसरा, अभी बात कहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई मॉडल है नहीं। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है और जुडिशरी का काम सजा देना है। तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पर तो भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात सर, वो ठीक है भाई, एक लाइन में कह दूं, हाँ। क्योंकि आपने कहा कि ये पुलिस कह रही है कि वो आरोपी है, ये बात ठीक है भाई, कोई अदालत ने तो उसको गिल्टी नहीं माना था अभी तक। एनकाउंटर फर्जी है या सही है, दोनों परिस्थितियों में ऐसा मानकर चला जा सकता है कि वो दोषी होगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही रैंडम किसी आदमी को उठा करके गोली मार देगी पुलिस, इतना भी ऐसा भी मतलब कलयुग नहीं चल रहा है, मतलब आमतौर पर नहीं होता ऐसा, कि फिल्मों में होता होगा। दूसरा, अगर वो फर्जी था, मान लेते हैं कि फर्जी था और वो भाग नहीं रहा था, पुलिस को उसको गोली मारनी थी, तो भी पुलिस के पास कोई वजह होगी ये मानने की कि ये दोषी है। मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा था, कि वो तस्वीर में उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए तो ले जाया जा रहा था, और ऐसा लग रहा है जैसे इसकी निशानदेही पर बॉडी स्वीकार कर लिया कि निशानदेही पर बॉडी, उसकी मां ने स्वीकार कर लिया, वहां दिख रहा है वो। मैं दो बात, तालाब में जब मैं सिर्फ दो बॉडी बात निकाली जा रही है। अभी जब बात कर रहे हैं त्वरित सजा देने की, एक तो है कि लोगों का गुस्सा शांत होगा। यह लॉजिक बहुत खतरनाक है। लोगों का तात्कालिक गुस्सा तात्कालिक तौर पर शांत करने के लिए क्या क्या करेंगे, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं मान लेता हूं
कि पुलिस उसको सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई, आधी रात को ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या पुलिस इतनी अक्षम है कि पूरी सुरक्षा कर करके दिन में नहीं ले जा सकती? तीसरी बात, अगर भागने की कोशिश कर रहा था तो उसके पैर में गोली मारी जा सकती थी, फिर तो नहीं भाग सकता था। आप दोनों पैरों में गोली मार देते, 4 गोली मार देते। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बारीक रेखा खींचनी पड़ेगी। अगर कोई प्रूवन अपराधी है, अदालत में उसका जुर्म साबित हो चुका है, सुनवाई के दौरान वो जा रहा है बार बार, उसमें कुछ हादसा हो जाता है, तब उसका एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होना और करना, उन दोनों में अगर हम फर्क समझ लेंगे नहीं, ये तो ठीक है समस्या सर, खत्म इस हो पे जाएगी। किसको एतराज हो सकता है? और इस देश में ऐसे कई मामले हैं जब त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद दिनों में फैसला हुआ है रेप केसेस का। तो हमें अपने सिस्टम को ठीक इंप्रूव है, करने की जरूरत है। ठीक है सर। और अभी तो हमने वो एनकाउंटर की एक घटना देखी थी पहले, मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा कि जिसमें वो फेक एनकाउंटर किया, पुलिस ने उसको ले गई और सर ऐसा वो भी ऐसा नर पिशाच अगर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे, तब भी पुलिस को उसको गोली सीने में मार के मार देना चाहिए। एनकाउंटर करना सही होना गलत होना सब बात की बात है, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। वो सब आदर्श बात करने की कोई बहुत वो समय नहीं रहता कि कोर्ट लड़ेगा, कोर्ट देखेगा, कोर्ट में सजा होगी, उसके पैर में गोली मारते, उसको गिरफ्तार करके लाते, उसको दिन में लेते, रात को नहीं ले जाते। सर देखिए, आपका आर्गुमेंट में सर आपका मैं भी सहमत नहीं हूं। किस किस केस का निपटारा करते फिरेंगे? मैं इस मामले की बात कर रहा हूं, मैं हर मामले की बात नहीं कर रहा हूं। हर रेप के आरोपी को गोली मारी जाए क्या? हर हत्या के आरोपी को गोली मारी जाए क्या? सर ये नॉर्मल मामला नहीं है। रेप क्या आप छोड़ के चला जाता है, कुछ होता है, ये नॉर्मल नहीं है। वो लड़की जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, उसको बोरे में बंद किया कि जिंदा है इसको, और जिंदा उसको आपने वहां उसको फेंका है। ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये असाधारण मामला है, इसलिए उसकी मौत जरूरी थी। समीर जी, नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए। हम एडवोकेट नहीं कर सकते सर, हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि उसको मार ही देना चाहिए। दो चीजें होती हैं ना, एक है कि एनकाउंटर हो गया और एक है एनकाउंटर होना चाहिए। होना चाहिए वाला ये शब्द नहीं आना चाहिए, मतलब मेरा ये। बाकी तो ठीक है, वो जिस तरह का था उसमें कौन है यहाँ, हम में से कोई नहीं कह रहा, बस सब मैं आपको अलग थोड़ा अलग डिग्री पर सा खड़े। इसकी पॉलिटिक्स पर लेकर के आता हूं, एक मिनट विजय जी। देखिए, ममता बनर्जी को शुरुआत में ये पता था जब भी ये घटना हुई कि कितनी बड़ी घटना है, इसीलिए वो पहले दिन ही जो है वो बरुईपुर जाना चाहती थी। उस दिन वो नहीं जा पाई, बाहर उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे पुलिस ने नहीं जाने दिया। अगले दिन उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, कल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस मामले पर फिर उनके यूथ विंग ने भी एक रैली की परमिशन मांगी थी, जिसमें ममता बनर्जी आज शामिल होंगी। उसकी परमिशन उनको हाईकोर्ट से मिली है, लेकिन एक शर्त के साथ। अदालत ने उनको ये आदेश दिया है कि रैली आप कर लीजिए, और ये रैली बालीगंज फाड़ी से शुरू होकर के हाजरा मोड़ तक निकाली भी जाएगी, लेकिन इसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि रैली दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी और 4:30 बजे के बीच 4:30 बजे इसको खत्म करना होगा, यानी 2 घंटे के लिए इस रैली की परमिशन उनको दी गई है। लेकिन ये जो अब लिमिट लगा दी गई है कि 1000 लोग ही जो हैं इस रैली के अंदर आएंगे, अब ये देखिए कि ममता जी जो हैं कैसे आज सड़कों पर उतरती हैं। जी सर। ठीक है, मैं इसको, ये ठीक है कि कोर्ट इस तरह से कहे कि भाई लिमिटेड तरीके से आप अपना प्रदर्शन करें, बात करें। उस दिन भी हमने जब बात की थी, जब हमने खबर दिखाई थी, आपने खबर दिखाई थी कि उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई थी, और उसके बाद कल प्रदर्शन कर लिया, क्या फ़र्क पड़ गया? एक प्रदर्शन करना उनका हक है, उस पर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ना भी हो, कोई भी प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके लिए। सर यहाँ इनिशिएटिव लेने की, छीनने की बात थी एक्चुअली। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को इस खबर पर इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते थे, इस घटना पर। मैं उस पॉलिटिक्स, वो पहले वहां पहुंच गए, अब एनकाउंटर भी हो गया, अब ममता जी के हाथ में गुजर ही नहीं गया कहने के लिए। ठीक है, वो पॉलिटिक्स अलग है, सब लोग अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर करते हैं, उसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं कि शुभेंदु, अच्छी बात है, शुभेंदु यदि वहां पहले पहुंच गए, वो मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उसको पॉलिटिक्स के तौर पे ही नहीं देखता। एक मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो उस पर काम कर रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार पर दबाव बनाना है, सरकार के खिलाफ खड़ा होना है, और हम लोग कहें कि भाई वो पॉलिटिक्स कर रही है, तब भी मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए। और हाई कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, इतना लिमिटेड तरीके से करे, तो भी मुझे कोई इसमें नहीं है, बल्कि उसमें ज़्यादा परेशानी होती है कि नहीं, मना किया जाता कि नहीं, प्रदर्शन नहीं होगा और विरोध नहीं किया जाएगा। ये सब देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलना ही सबसे बेहतर एक रास्ता होता है। किसी भी दिन हम किसी बात पर नाराज होते हैं, किसी बात पर गुस्सा होते हैं, उसके आधार पर, ये जैसे आज की ये घटना हुई है, एक घटना आपको ध्यान है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद साउथ इंडिया की थी, जब वो 5 लोगों को, तेलंगाना की थी ना, तेलंगाना, बीआरएस की सरकार, तो उसको क्या सपोर्ट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। बहुत सारे लोग तो, जो लोग निकलते हैं अपराध की सजा देकर, मौत की सजा के बाद उसको माला भी पहनाते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं उसको ठीक नहीं मानता।
और एनकाउंटर पे तो मेरा हमेशा का रुख है ये कि मैं एनकाउंटर को नहीं मानता ठीक। बड़े से बड़े अपराधी को यदि आप एनकाउंटर कर रहे हैं तो आप पुलिस जो है कानून मतलब अपराध को छुपाने की कोशिश पॉलिटिकली एक कमेंट मैं जानना चाह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी जिस लकीर पर चल रहे हैं क्या वो ठीक है और क्या उसको यूपी मॉडल कहा जा सकता है? त्रिपाठी जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोई मॉडल जैसा क्यों, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो भी राज्य के मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा वो करेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं, मॉडल है सर, नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, अभी उन्होंने कानून पास किया है जिसमें वो दंगा फसाद में हरजाना लोगों से वसूला जाएगा। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं सबसे तो पहले उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ ने संस्थागत अपराध इस तरह से न खत्म किया होता तो क्या आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो होते? क्या हर जिले का जो माफिया था, अपराधी था, वो अगर न खत्म हुआ होता? अब आप उसको अगर योगी मॉडल कहना चाहते हैं तो उसी से सुनिए। और अगर हर राज्य अपने यहां कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है तो ये तो अच्छा है ना, इसी के लिए तो जनता उसको चुनकर भेजती है। क्या वो ममता बनर्जी की तरह राज रखे? क्या वो ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह राज रखे? वो तो नहीं होना चाहिए। उस राज में तो जाने क्या क्या होता था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा है कि इस राज में इस पर बात हो रही कि अपराधी को, दुर्दांत हरकत करने वाले को, नीच हरकत करने वाले को मारा गया। वहां तो जाने कब किसको लटका दिया जाता था, जाने कब किसको मार दिया जाता था। तो उससे तो ये मॉडल लाख दर्जे बेहतर है। एक खबर और जान लीजिए आप, जो सीधी वहां की पार्टी पॉलिटिक्स से, मतलब जो टीएमसी में चल रहा है बगावत और तोड़फोड़, उससे जुड़ी हुई है। टीएमसी में बगावत हो गई, ममता बनर्जी अलग थलग हो गई हैं, लेकिन मुश्किलें अभी भी थमी नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी के बैंक खातों से संदिग्ध लेन देन को लेकर बंगाल में छापेमारी की है। कल छापेमारी कोलकाता की कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 112 करोड़ रुपए में एक एयरक्राफ्ट और एक ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदने और टीएमसी से कथित तौर पर मिले 160 करोड़ रुपए की जांच के सिलसिले में की गई है। एविएशन कंपनी सितंबर 2021 में बनी थी, जब टीएमसी तीसरी बार बंगाल में 215 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। कंपनी ने एम्ब्रेयर और हेलीकॉप्टर टीएमसी को किराए पर दिए और इसके लिए उसे 2023 और 2026 के बीच फंड्स मिले। अब सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के पैसों से खरीदे गए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कंपनी ने टीएमसी को ही किराए पर दिए। टीएमसी का बैंक अकाउंट इस वक्त फ्रीज है। 3 खाते हैं जिनमें कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन ये अपने आप में पहला मामला है भारत में जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेन देन की जांच कर रही है। इससे पहले दिल्ली में जरूर आम आदमी पार्टी के खातों का कुछ ऐसा मामला आया था, लेकिन वो केस किसी केस से जुड़ा हुआ था, शराब घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ था। वो सीबीआई इंक्वायरी थी उसमें। यहां सीधे पार्टी के फंड्स पर जगनमोहन रेड्डी का भी हुआ था। शुरुआत में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का भी किया था एक बार। हाँ, मतलब लेकिन ये मैंने जो पढ़ा वो यही बताया गया कि इस तरीके से डायरेक्टली किसी के पार्टी फंड्स कैसे राउट किए गए हैं, ऐसी अपने आप में अनोखी जांच चाहिए। नहीं, तो बहुत मतलब मजेदार और गंभीर मामला है कि भाई टीएमसी पैसा दे रही है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कंपनी को। वो कंपनी भी टीएमसी ने बनवाई है। ये कहा जा रहा है कि अभिषेक का उसमें स्टेक है, उसके करीबी का पैसा टीएमसी दे रही है और फिर टीएमसी को उन प्लेन्स को किराए पर ले रही है। तो जिस तरीके से पैसा आ रहा था, इनके पास भ्रष्टाचार से पैसा आ रहा था, हवाला से पैसा आ रहा था, तमाम अनैतिक कामों से जो पैसा आ रहा था, उस पैसे को वो कैसा रूट कर रहे थे। पार्टी में फंड में उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए इसको पैसा दिया और कहे जा रहा है कि 50-60% की ज़्यादा की कीमत पर वो प्लेन्स खरीदे गए हैं। तो उसमें भी अलग पैसा है। तो अब तो ईडी ये जांच करेगी जो पैसा दिया गया है नंबर 1 में, क्या उसमें से कुछ पैसा वापस कैश के रूप में इनके पास ट्रांसफर हुआ उस अकाउंट से। तो पूरी जांच करेगी और मुझे लग रहा है कम से कम 100-125 करोड़ रुपए का इसके अंदर भी कोई घोटाला निकलेगा, जिसमें कैश नंबर 1 में पैसा गया और वापस वहां से कैश के अंदर पार्टी को दिया गया। फिर वो पैसा क्या पार्टी ने चुनाव में इस्तेमाल किया या अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए या हवाला से विदेश भेजने में इस्तेमाल किया, ईडी ये पूरा जांच करेगी। और मुझे लग रहा है ये सॉलिसिटर जनरल पेश हुए हैं सर इस मामले में, तुषार मेहता पेश हुए हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा स्टेप नजर आएगा कि किस तरीके से पैसा गया। उसके बाद भी आज 400-450 करोड़ टीएमसी के खाते में, पहले 800 करोड़ रुपया था, तो 400-500 करोड़ रुपया कहां गया, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली में तो ये आरोप लगा था आम आदमी पार्टी पर कि उस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल किया गया, गोवा वगैरह में जो है उस पैसे को यूज किया गया। यहां तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के ये कहा है कि ये पैसा सिफन ऑफ किया जा रहा था, मतलब पैसा चुराया जा रहा था। नहीं, ये और बड़ी बात। हाँ। ये और ज्यादा गंभीर मामला है। और देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर इस देश में एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जरूरत है जो हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए आरोप लगते हैं। आपको चंदा कैसे मिलता है, कहाँ जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके पीछे कौन कौन से निस्वार्थ काम करते हैं, वो लोगों को पता होना चाहिए। कम से कम ऑडिटिंग में आनी चाहिए चीज़ें, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ये मामला अगर आप कोई कंपनी बन रही है, जैसे समीर जी कह रहे हैं कि उसमें अभिषेक के भी स्टेक हैं, और पॉलिटिकल जो फंड है आपका, उससे आप उसको
लोन दे रहे हैं। आप चंदे के पैसे से एसेट्स नहीं बना सकते ना, सीधी सी बात है। पॉलिटिक्स के लिए है तो पॉलिटिक्स। मैंने पार्टी बनाई, मुझे 100 करोड़ रुपया मिला, मैं उससे अपना बंगला नहीं बना सकता। बिजनेस नहीं कर सकते उससे। हाँ। तो कुल मिला के गंभीर मामला, और इसकी एक ट्रांसपेरेंट और रिलायबल इंक्वायरी टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। अभी वो तीनों खाते लेकिन फ्रीज हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी गुट में से उसको तो ऑपरेट पहला नहीं कर स्टेप तो वही सकता। होगा। इलेक्शन कमीशन जब डिसाइड करेगा उस पर कि क्या होगा फैसला, वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में मतलब ईडी को किस तरह से काम करना चाहिए, मैं नहीं समझता कि क्या उसका रास्ता रहा है, मैं इतनी ज़्यादा समझता भी नहीं। लेकिन ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। और ऐसे साइफन ऑफ होते ही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होते हैं, बहुत सारी जगहों पर होते हैं। मैं तो किसी भी करप्शन के लिए यदि ईडी कुछ काम कर रहा है या सीबीआई कर रहा है या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, उसको पॉलिटिकल आरोपों के साथ भी सहमति की जांच होनी चाहिए। मतलब कोई आरोप भी लगाए कि भाई पॉलिटिकल है तो भी जांच होनी चाहिए और साफ होना चाहिए कि किस तरह से ये सर ये मामला लेकिन है थोड़ा बात करने लायक। आपने क्योंकि कहा कि ऐसा होता आया है, खास तौर पर वो पार्टियां जो इंडिविजुअल रन करते हैं, वो छोटी भाई वो तो पार्टी को भी एसेट मानते हैं। तो उस पार्टी को जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल लोग निजी उपयोग में भी कर लेते हैं। बहुत करते हैं। अच्छा। बहुत करते हैं। कम से कम जो छोटी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां या रीजनल पार्टीज होती है, उसमें कौन उसको देख रहा है, उसका अकाउंट होल्डर भी वही है, उसके सिग्नेटरीज भी वही हैं उसको। और अकाउंट को कैसे आपको मान लीजिए हवाई, अब जैसे इसमें ये खरीदा गया होगा तो वो कंपनी, बैंक इसके लिए खरीदा होगा ना पार्टी के काम के लिए। अब वो कंपनी एक और बना ली, तो इस तरह से ये मतलब बहुत ही सामान्य घटना नहीं हो तो बहुत असामान्य घटना नहीं है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर होता है और बहुत सारी छोटी पार्टियों में अलग अलग चीज़ों पर होता है। गाड़ियाँ भी, अच्छा कई बार होता है कि गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, 20 गाड़ियाँ खरीद ली गई हैं उसके लिए, पार्टी के लिए, उसमें से 10 गाड़ियाँ अध्यक्ष जी के ही घर पे खड़ी हैं या जो भी नेता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मामला हो जाए, कोई आदमी जो है कार रेंटल कंपनी खोल दे हाँ, तो वो इस ऐसा पैसे से और उससे खुद ही को देने लगे किराए पे। नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था कि अब तक वो आ जाएगा। आप लोग बार बार छोटी पार्टी कर रहे हैं। अरे भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेताओं पर यही तो गंभीर आरोप है। नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल है क्या? मैं उम्मीद कर रहा था कि इतनी देर में ये आए। यही तो था ना भाई, यही। और वहां तो और गंभीर, हम आ जाते तो आप कैसे आते इस पे? नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा आए मामला। हम तो वरिष्ठों से उम्मीद कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि ये सामान्य नहीं है। नहीं, मैं सामान्य घटना की सब जगह ऐसा ही हो रहा है, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। दरअसल ये सचमुच गंभीर है और इस देश के पॉलिटिकल रिफॉर्म को कोई पार्टी करना ही नहीं चाहती। जब वो आया था कि भाई बेनामी कैसे दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो मैं कहता था चलो फिर भी ठीक है। जब आपने कहा था कि बेनामी रहेगा तो अभी क्यों खोल रहे हो उसको? ये तो जिसको कहा जाता है पीछे जाकर आप क्यों कह रहे हो? चाहे जो हो, ये ठीक वैसे ही कि आज कहो कि आज यहाँ ग्रीन सिग्नल है, जब वो चला जाए तो 1 महीना बाद उसको चालान भेज दो कि भाई तुम तो उस पर रेड सिग्नल पे गए थे। तो मैं उसके खिलाफ था। लेकिन चलो ट्रांसपेरेंसी आ गई, अब क्या हुआ भैया? अब कौन किसको चंदा दे रहा है? पॉलिटिकल रिफॉर्म की इस देश में बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्य से कोई भी राजनीतिक दल पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी को लेकर गंभीर नहीं है। ये उसी का एक और मसला है। ठीक है सर, चले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि जब से ये खत्म हुआ है, क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई ये चिंता नहीं कर रहा कि अब कैसे पैसा आ रहा है और कौन कर रहा है। इस पर कहां से आएगा, कहां से आएगा, तब तो बहुत लोगों ने स्वागत किया था, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये। सब भाजपा सरकार गई, इलेक्टोरल ना बॉन्ड भाजपा को पैसा कैसे मिलेगा? और पूरा वो तो अमित शाह का लेकिन ये एक ब्रेक के लिए अयोध्या में भी है क्या? क्या सर? ईडी का ऑफिस अयोध्या में भी है? है नहीं भी होगा तो जा तो सकती है चाहे तो।